मेरे हॉस्टल में मेरी फ्रेंड्स ये कहती थी कि इसके जितना अगर सब लोग पढ़ाई करें तो सारी क्लास फेल होगी। मे बी थोड़ा कम आलसी होती मैं इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, तो बट आई रियली अच्छा, थिंक आप आई स्टडीज में आलसी हो के आईएएस टॉपर बन गई। नाउ oh दैट्स अ god I was रेवोल्यूशन। oh god I was so lazy. I remember all my teachers used to say कि अगर ये पढ़ाई करे तो ये बहुत अच्छा करेगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इट्स डिफरेंट विद आरजे के। मैं हूं रिचा जैन कालरा। ये शो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम आपकी बातचीत कराते हैं, मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से जिन्होंने कुछ अलग कर, काबिल तारीफ कर दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कामयाबी की नई दास्तान लिखी है। तो ऐसी ही खास हस्तियों से जानेंगे उनकी सक्सेस के राज और कैसे खोलें आप अपने लिए ग्रोथ के दरवाजे। आज इट्स डिफरेंट विद आरजेके में हमारी खास मेहमान हैं इरा सिंघल जी। इरा एक बहुत ही खास शख्सियत है। उन्होंने 2014 में आईएएस यानी सिविल सर्विसेज यूपीएससी को टॉप किया था और खासियत यह है कि वो देश के इतिहास में सिविल सर्विसेज में यूपीएससी टॉप करने वाली पहली डिफरेंटली एबल्ड महिला हैं। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो शायद ये शो छोटा पड़ जाए। बहुत बहुत स्वागत है इरा जी हमारे शो में आने के लिए और मुझे यकीन है कि आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर बहुत सारे लोग आज प्रेरित होने वाले हैं, इंस्पायर होने वाले हैं। थैंक यू रिचा जी फॉर हैविंग मी। इरा जी, आपने नामुमकिन को एक तरह से मुमकिन कर दिखाया। इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे सिविल सर्विसेज टॉप करना है? आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है? नहीं, मैं सच बोलूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मुझे सिविल सर्विसेज टॉप करना है। मेरा एम सिर्फ इतना था कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है ताकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक अपने आसपास की दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। तो मेरा मोटिव तो सिर्फ वहाँ तक था। बट कभी इच्छा तो मेरी नहीं थी बिकॉज़ मैं शायद उतनी कम्पेटिटिव नहीं हूँ और उतनी मेहनत मैं उस तरह से करने की प्लानिंग नहीं करती हूँ कि मुझे ये बिकॉज़ टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए टॉप करना इज़ अ वेरी पर्सनल गोल एंड इट्स अ वेरी पर्सनल अचीवमेंट। आपने टॉप किया तो उससे सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है, बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं उस तरह से सोचती नहीं हूँ। तो मुझे सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर बनना था एंड दैट वाज़ द ओनली थिंग दैट आई वाज़ लुकिंग एट। यहाँ तक पहुंचने के अपने कुछ सक्सेस के राज बताइए। मेरे पास बिल्कुल कोई राज नहीं है बिकॉज़ आई थिंक मैं जो एक चीज़ मानती हूँ वो ये है कि मेहनत करो अपनी तरफ से। रिज़ल्ट्स के लिए ज़्यादा परेशान हो गए, रिज़ल्ट्स के बारे में सोच-सोच के ज़्यादा खुश हो गए, तो शायद आपकी मेहनत कम पड़ जाएगी। क्योंकि आपके पास टाइम तो उतना ही है ना, आप उसको यूज़ कर लो या उसको वेस्ट कर लो। तो आई थिंक दैट्स पॉसिबली द ओनली थिंग दैट आई डू कि मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ। मैं ऐसे ख़याली पुलाव में और ये हो जाएगा या वो हो जाएगा टाइप दुनिया में उस तरह से अपना एनर्जी नहीं लगाती हूँ। एंड मैं हर चीज़ करती हूँ, मैं सब चीज़ों में बैलेंस रखती हूँ। कहीं घूमने भी जाना है और दोस्तों से भी बात करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो मैं सब चीज़ें बैलेंस रखती थी। तो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई डिड। तो मैं कभी पढ़ाई से बोर नहीं होती थी ऐसे। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो एक ही चीज़ करने लगते हैं और उस वजह से आप उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि लाइफ में एक ही चीज़ करोगे तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है, अनलेस आपको वही आपकी हॉबी बन जाए और वही आपका एंटरटेनमेंट भी हो। बट मेरे लिए ऐसा वो नहीं था, तो मैं तो सब करती थी। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई एडवाइस टू एवरीबडी कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप एक ही चीज़ में अगर ऐसे हो जाओगी तो आपकी लाइफ में बाकी सब गिर जाएगा एंड वो एक चीज़ भी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा। एंड वो मेंटल बैलेंस जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। सब फिज़िकल हेल्थ के लिए तो हम एक्सरसाइज भी करते हैं और अच्छा खाते भी हैं और कितना कुछ करते हैं। बट कभी भी हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम वेरी केयरफुल अबाउट। तो मैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ और मैं बहुत प्रैक्टिकल होके जीती हूँ एंड मैं कभी भी किसी चीज़ को बर्डन नहीं बनाती उस तरह से। तो आई थिंक दैट हेल्प। एंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मोर देन फिजिकल टॉर्चर, ये आपका एक इमोशनल एंड मेंटल टॉर्चर होता है। तो अगर आप अपने आप को मेंटली बैलेंस रख पाते हैं तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई थिंक बहुत ही वैल्यूबल टिप्स आपने दी हैं। एक तरह से पूरा सार निचोड़ के रख दिया इस जवाब में। आपने लगातार 4 बार यूपीएससी दिया और पहले ही अटेम्प्ट में 2010 में आपने क्लियर भी कर लिया था।
यू गॉट अ रैंकिंग, लेकिन उसके बावजूद आपने लगातार अटेम्प्ट्स दिए, उसका कोई खास कारण कि आपको मनचाही रैंक या पोस्टिंग नहीं मिली थी, या आप कुछ और साबित करना चाहते? नहीं, ऑनेस्टली मैं जब 2010 में मैंने जब क्लियर किया था, तब मुझे सिविल सर्विसेज से रिजेक्ट कर दिया गया था। यूपीएससी ने सिलेक्ट कर लिया, बट उसके बाद जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को पोस्टिंग देनी थी, तो उन्होंने जब मेरा डॉसियर सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा, तो सबने मना कर दिया कि हम इस कैंडिडेट को नहीं लेंगे, बिकॉज इसकी जो डिसेबिलिटी है वो हमारी अलाउड लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ में नहीं है, जबकि जो उनकी रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आपको एज अ कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी उन्होंने कहा था चाहिए, वो मेरी फुलफिल होती थी ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज के लिए। बट सिर्फ मेरी, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी उन्होंने सिलेक्ट नहीं करी थी, और इस बेसिस पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। एंड मैं आपको एक बहुत सैड फैक्ट देती हूँ कि इस साल भी आउट ऑफ 7 कैंडिडेट्स इन पीएच कैटेगरी, इन ऑर्थो कैटेगरी दैट गॉट सिलेक्टेड, सिर्फ 3 को ही पोस्टिंग मिली है, 4 को अगेन रिजेक्ट, कोई सर्विस नहीं मिली है। आई डोंट नो अभी तक वो रिजेक्ट हुए हैं कि नहीं, बट उन 4 को सर्विस नहीं मिली है बिकॉज ऑफ द सेम क्राइटेरिया कि उनकी जो डिसेबिलिटी है उसे कोई सर्विस लेने को तैयार नहीं है। एंड ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एक तरफ सिविल सर्विसेज डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को सूटेबल मानता है और उन्हें बाकायदा परख कर उन्हें तैयार करके यहाँ भेजता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उन्हें पोजीशन नहीं देती है या फिर उन्हें रिजेक्ट कर देती है, तो ये बड़ा डीमोटिवेटिंग हो सकता है। एंड हमें एक बात और रियलाइज करनी पड़ेगी, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपकी लाइफ इंडिया में ऑलरेडी बहुत टफ है, क्योंकि यू नो मोस्ट ऑर्थो वाले बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारा एक्सेसिबल है। स्कूल लेवल पर जाने के लिए बसेस, रिक्शा, बच्चा कैसे जाता है, या तो पैदल जाएगा या स्कूल के लिए बस होगी या रिक्शा वगैरह में जाएगा। उनमें से कुछ भी ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं होता है ऐसे बच्चों के लिए। तो उन बच्चों के लिए ये वो स्कूल तक जा पाना ही इतना मुश्किल है। और उसके बाद सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड के 2 टफेस्ट एग्जाम्स में काउंट होता है, उसके उसमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। यू नो आप इतनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे हैं, आपने वो रैंक लाया है, पर तब आपको सिर्फ आपकी डिसेबिलिटी की वजह से बाद में फिर से रिजेक्ट कर दिया जाए। इट्स अ हारोइंग एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट ऑफ दीज कैंडिडेट्स। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही था, बट मेरा एटलीस्ट ये मुझे वो था कि आई ऑलरेडी वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, मेरे पास इंजीनियरिंग MBA की डिग्री थी, एंड आई हैड अ गुड कॉर्पोरेट करियर, तो मेरे पास ये ऑप्शन तो हमेशा था कि मैं वापस चली जाऊँ। एंड बट मैंने कोर्ट केस फाइल किया, क्योंकि मुझे ऐसा ये जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं इनके मुझे फ़ोन आए कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। एंड यू नो एंड आई रियलाइज कि उनके पास तो इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं था कि वो लोग इसको लड़ सकें। तो आई थॉट मेरे पास है तो लेट मी डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे केस से और किसी को पोस्टिंग नहीं मिली, बिकॉज यू नो वो केस उस तरह पहुंचा ही नहीं, सिंस कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो था नहीं कि क्यों नहीं लेना हमें। तो इसलिए मुझे पोस्टिंग थोड़ी आसानी से, मतलब केस में लगे 2-3 साल, बट मुझे मिल गई। बट वो पॉलिसी उस टाइम चेंज नहीं हुई। बट उसका एक बहुत अच्छा कॉन्सिक्वेंस ये है कि 2000 उसी साल वो जब मैं IAS में सिलेक्ट हुई, तब एक कमेटी बनाई गई जिसने वो सारी पोस्ट को दोबारा रिवाइज किया। एंड अभी 21 में उसका एक नोटिफिकेशन आया फिर से लास्ट ईयर, एंड उसमें बहुत सारी पोस्ट्स री आइडेंटिफाई हुई पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। सो आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट वो चीज़ हुई मेरे पूरी, यू नो दिस थिंग दैट आई हैड टू गो थ्रू, उसकी वजह से एटलीस्ट कुछ तो सोच आगे बढ़ी। रियली आपने एक लंबी और टफ लड़ाई जरूर लड़ी कुछ सालों के लिए, लेकिन आपने उस लड़ाई को जीता भी। तो वहां से, उस हैरोइंग एक्सपीरियंस से आप गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी भी है, सोशल जस्टिस भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, इसके अलावा नीति आयोग की भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय की भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैसा लगता है वहां से यहाँ, जब एक वक्त पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया और आज आप चेहरा हैं सरकार का? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं सरकार का चेहरा हूँ, आई एम वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स। बट आई थिंक मुझे कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं था, तो मेरे को अभी अपने ऊपर कोई खास गर्व भी नहीं है। यू नो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत जैसा मैंने कहा, मैं बहुत बैलेंस जीती हूँ। तो मैं उस समय भी ये नहीं मानती थी कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, और मैं अभी भी नहीं मानती कि मैंने कुछ किसी को दिखा दिया कि देखो।
तो मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, मैं अभी भी वही इंसान हूँ। मुझे घर पे अभी भी उन्हीं चीज़ों पे डांट पड़ती है, और मैं वैसे ही जीती हूँ, मेरे वही फ्रेंड्स हैं, थोड़े और ऐड हो गए हैं। द ओनली डिफरेंस टू मी इज़ कि आज लाइफ में टाइम थोड़ा कम होता है अपने लिए, बट अदर देन दैट मेरे लिए तो ये जर्नी का सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये है कि आई फील अ लॉट मोर इमोशनली सेटिस्फाइड कि मैं जिस तरीके का काम करना चाहती थी, मैं जिस तरीके का इम्पैक्ट दुनिया में डालना चाहती थी, मैं आज वो कर पाती हूँ। तो मेरे लिए दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग आई फील हैज़ चेंज्ड। बट अदर देन दैट मेरी लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं है। और मैं एक चीज़ बोलूँ तो आपकी लाइफ में ना फ़र्क तब आता है जब आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में फ़र्क आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होने से पहले कि आपको किसी को कुछ दिखाना है, और आप अपने आप को लेस फील करते हो, तो जब आप आओगे तो ऑब्वियसली आप उसको फिर अपने आप को कुछ बड़ा मानोगे, और आप अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करोगे। बट मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं था, and, मैं ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं कर रही थी, तो आई थिंक वो डिफरेंसेस मेरी लाइफ में नहीं आए। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर की है कि आपके पैर ज़मीन पर हैं, यू आर ग्राउंडेड, और सक्सेस बहुत सारे लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा तो देती है, लेकिन कई बार लोग खुद को भूल जाते हैं, या भूल जाते हैं कि ग्राउंडेड होना क्या चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बैलेंस्ड हैं आप। आपने इम्पैक्ट की बात की, तो मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि इरा ने बहुत शानदार काम अपने अभी तक के करियर में, आईएएस के करियर में किए हैं। 340 से ज़्यादा बच्चों और बंधुआ मजदूरों को उन्होंने छुड़ाया। 1 साल के अंदर अपनी पहली एसडीएम पोस्टिंग में। जब इन लोगों को आपने छुड़ाया, इनके चेहरे पर कोई रिलीफ था कि किस तरह के भाव थे कि हमें एक आज़ादी मिल गई है? कहाँ ये लोग काम कर रहे थे? थोड़ा इसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें। ये बच्चे एक्चुअली हमारे एरिया में काफ़ी इलीगल फैक्ट्रीज चलती थी, तो ये उनमें काम कर रहे थे। तो कुछ फैक्ट्रीज इलीगल ना भी हों तो भी ये चाइल्ड लेबर को यूज़ करते थे, बिकॉज बच्चों को पैसा कम देना पड़ता है। एंड ज़्यादातर बच्चों एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ तो जब हम रेस्क्यू करते हैं ना, तो बच्चों को इतना ज़्यादा मेंटली ऐसे माहौल में वो रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है या जो वो कर रहे हैं वही सही है और वही उनकी लाइफ है। तो जब हम उन्हें रेस्क्यू करते हैं, उनको लगता है कि उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। बच्चों को उस मोमेंट में ये लगता है कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया है और हम कुछ गलत कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने हमेशा करी है, जब मैं बच्चों को रेस्क्यू करके लाती थी, तो मैं उनके साथ खुद बैठ के 20-25 मिनट बात करती थी। हम उन्हें खाना खिलाते थे, हम उन्हें थोड़ा नॉर्मलाइज़ करते थे। फिर हम उनके साथ थोड़ी देर गप्पे मारती थी मैं। एंड कोशिश हम ये करते थे कि उन बच्चों को पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाएँ, थोड़ा-सा ये करें कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बिकॉज़ आप सोचिए उनकी ना कंडीशनिंग हो चुकी है उन बच्चों की उस टाइम पे। वो बचपन से यही कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी थी और यही उन्हें करना है। और माँ-बाप ने क्या सिखाया है कि काम करना ज़रूरी है, पैसे कमाने ज़रूरी हैं। क्योंकि वो जिन परिवारों से आते हैं, उन परिवारों में पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। एंड ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड लेबर तब बनते हैं जब पेरेंट्स भी उसी एरिया में कहीं आस-पास काम कर रहे हैं और बच्चे को एक और फैक्ट्री में उन्होंने लगा दिया। बिकॉज़ माँ-बाप के पास टाइम नहीं है बच्चे को कहाँ छोड़ के आएँ पीछे से। तो एक्चुअली वो काफ़ी बच्चों को उस समय बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। उस समय बच्चों को लगता है पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें पुलिस जेल में बंद कर देगी या वो। तो हम उन्हें समझाते हैं, हम उन्हें प्यार से रखते हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर अ फ्यू केसेस जब हमने उनसे बात करी, हमने उन्हें समझाया कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है और हम तुम्हें क्यों लाए और हम तुम्हारे साथ क्या करने की हमारी वो है, हम तुम्हारे लिए क्या करना चाहते हैं। तब वो बहुत खुश होते हैं। तो आप हमारी फर्स्ट मिनट में अगर उन्हें देखेंगे और उसके बाद जब वो 1 घंटे बाद हम हमारे साथ रह रहे होते हैं, तो जितनी नॉइज़ लेवल होता है ना उस कमरे का, उसमें बहुत मैसिव डिफरेंस होता है। क्योंकि पहले तो वो सारे डरे सहमे बैठे होते हैं, बट फिर वो खूब खेलते चिल्ला रहे होते हैं। बस हम उनके बयान रजिस्टर करते हैं, तो उस वजह से वी हैव टू हैव देम विद अस। एंड उसमें कई बार ये हुआ
कि ना जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे तो कुछ बच्चे के माँ बाप उन्हें स्नीक आउट करके ना बड़ी उससे छुड़ा के ले गए, या ये झूठ बोल के ले गए कि नहीं ये 18 से ऊपर है, ये 18 से ऊपर है, या कुछ करके वो पेरेंट्स ज़बरदस्ती उस बच्चे को ले गए। और फिर जब उन्हें पता चलता था कि इस एक्चुअली हम उन्हें क्यों लाए थे और हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हम बैक वेजेस भी दिलवाते थे, हम बच्चे के फ्यूचर में कुछ और हो सकता है तो वो भी प्लान करते थे। तो वो वापस आ जाते थे हमारे पास अगले दिन कि जी हमारा बच्चा भी था और हम ले गए थे, बट ये भी बच्चा था। एंड पॉइंट ये है, नेक्स्ट डे तो किसी का नाम नहीं हम ऐसे डाल सकते ना, जो रेस्क्यू में बच्चे हमें मिले वही होंगे। ये बच्चा तो राइट। आप ये कह के ले गए कि वो 18 से ऊपर है या जो भी है। तो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत होते थे, विच टेल्स यू कि जब लोगों को अपने राइट के बारे में पता चलता है, लोगों को अपनी उन्हें क्या उनके लिए सही है वो पता चलता है, देन पीपल वांट टू पार्टिसिपेट। सो ये हमारी रेस्क्यूज में बहुत ऑफन होता था। And I'll tell you something that I did because of this. Actually, I'm not somebody जिसे लगता है कि प्रॉब्लम है देख लो और वो जो गवर्नमेंट का सोल्यूशन है उतना करो और तुम्हारा काम खत्म। तो आई डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसमें ये आता कहाँ से है। एंड आई रियलाइज कि इसका बड़ा कॉज ये है कि माँ के पास, देखिए दिल्ली में जनरली लोग माइग्रेंट्स हैं जो स्लम्स में रहते हैं और छोटी कॉलोनीज में चीपर अकोमोडेशन में रहते हैं। एंड उनके पास कोई नानी चाची दादी नहीं है जो खेत पे काम करने जाओगे तो उनको बच्चा दे जाओ। तो वो क्या करते हैं, वो अपने साथ बच्चा ले जाने शुरू कर देते हैं। और जब वो साथ ले जाने लगते हैं तो थोड़े थोड़े दिनों में वो बच्चा जो है जब 7-8 साल का हो जाएगा तो आप बच्चे को कहोगे ना वो उठा के दे, वो करने लग, वो करने लग। तो वो बच्चे, उनको रियलाइज होता है पेरेंट्स को, अरे ये भी काम कर सकता है, तो उसे बड़ा वो भी काम पे लगा देते हैं। उन्हें लगता है खाली बैठा है कुछ पैसे कमा लेगा। तो एंड दैट्स हाउ द चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम बिगेन्स। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे आपको जो हम ये देखते हैं कि बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि पेरेंट्स आर नॉट अराउंड। पेरेंट्स दोनों बेचारे काम पे गए हैं, क्योंकि दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता ना कि माँ काम पे ना जाए। सिटी जी। इतनी बड़ी है, सिटी इतनी महंगी है कि हर किसी को काम करना पड़ता है। तो वो जब गरीब माँ काम पे जाती है तो उसके बच्चे के पीछे से क्या हो रहा है। तो इसी के उसमें आई ओपनड 12 आवर के लिए डे केयर इन क्रैशेस। एंड मैं जब एमसीडी में थी तब मैंने वो चलाए। तो उसमें हम अपने सरकारी स्कूल में हमने 12 घंटे की क्रैश एंड डे केयर चलाए, जिसमें माँ जब सुबह काम पे जाती है तो वो अपने 6 महीने से लेके 11 साल के बच्चे को हमारे स्कूल में ही छोड़ के जा सकती थी, एक्चुअली 12 साल के। एंड जो स्कूल एज का बच्चा था वो क्लास अटेंड करेगा और उसके बाद हमारे डे केयर में आएगा, जो उसी प्रेमाइसेस में है, मतलब एक कमरे से बस दूसरा कमरा। और जो 6 महीने का बच्चा है माँ उसे भी वहीं छोड़ के जा सकती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मल्टीपल लोकेशंस। आगे बढ़ते हैं इरा जी। जो लोग आपको सुन रहे हैं आपसे जरूर जानना चाहेंगे आपकी कुछ खास हैबिट्स के बारे में जिन्होंने आपकी बहुत हेल्प की यहाँ तक आने में। मेरी ऐसी कोई हैबिट्स नहीं है एक्सेप्ट आई थिंक रीडिंग। आई रीड अ लॉट एंड आई डोंट नेसेसरली रीड नॉन फिक्शन। मैं इनफैक्ट नॉन फिक्शन थोड़ा कम ही पढ़ती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी पढ़ोगे आप कुछ सीखोगे। एंड आई स्पीक टू एवरीबडी। मैं दुनिया में सबसे बात करती हूँ, मैं सबसे मानती हूँ कि वो कुछ सिखा सकता है मुझे, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा इंसान हो। तो आई थिंक दीज 2-3 थिंग्स आर वॉट। बट अगर लोग ये सोचते हैं कि मैं 20 घंटे पढ़ती होंगी या ऐसा कुछ, तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। एंड मैं आज भी उस तरह से तो नहीं पढ़ाई कर सकती, बट आई थिंक माई ट्रिक इज़ मोर टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड मी एंड हाउ ह्यूमन बींग्स आर। एंड मेरा फोकस ये नहीं था कि मेरे को जॉब मतलब मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। मेरा फोकस ये था कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मैंने उसकी लर्निंग्स पे भी बहुत ध्यान दिया है। जी, वेल सेड। चलिए हम अब रैपिड फायर राउंड में पहुंच गए हैं जहां पर कुछ दिलचस्प सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। एक चीज जो लोगों को आपके बारे में पब्लिकली नहीं पता। वेरी टफ टू से। मैं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। ओके। आई हाँ। थिंक ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में आजकल, कोविड ने सबको इसकी आदत लगा दी है। नहीं, नहीं, पर मैं कोविड से भी बहुत पहले से ऑनलाइन शॉपिंग जी। करती हूँ। ओके। क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा आलसी हूँ मार्केट जाने के नाम पे। तो योर गो टू फॉर्मूला फॉर गेटिंग पॉजिटिविटी। अपने आप से ये पूछना कि तुम एक्चुअली परेशान क्यों हो और इस चीज़ में इतना बड़ा क्या हो गया? एंड व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन एंड हाउ कैन यू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग? व्हाट डू यू डू व्हेन यू लूज योर कूल? एक्चुअली
people would assume I lose my cool a lot, but I don't. I actually am a very patient person. And ये मेरे साथ जो long term रहते हैं उन्हें ही पता होगा. But I make sure I don't say something that I can't take back, and then I walk away from that situation mostly, because I think उस समय अगर आप उस मोमेंट पे कुछ करोगे या कुछ वो बोलोगे तो आप सही तरीके से नहीं उसको हैंडल कर पाओगे. So mostly if I get angry, I say a few things and then I walk away from that situation. And मैं grudges carry नहीं करती. Which is your favorite comfort food? Chocolates. Favorite place to go? I don't like going to the same place again. तो मैं नए experiment करती हूँ. तो वो one place ऐसे नहीं हो पाएगी. Favorite book? Oh God, I've read more than 2,000 books. तो बहुत मुश्किल है pick कर पाना. Yeah. Any book that has inspired you a lot? I don't think I read books for an inspiration का thing. I read them more for understanding कि कैसे कैसे लोग react करते हैं और किस situation को कैसे handle किया जा सकता है. तो I think सब books में कुछ नया मिल जाता है आपको. Are you a movie buff? If yes, which is your favorite movie? DDLJ. What is that one advice that you would like to give to your younger self if you go into a time machine? I think to be a little more relaxed in life. In terms of, I was this childhood, I was this perfect वाला child, जो सब कुछ करता है, जो सबने elders ने कहा वही करोगे. As a child, I think there's no advice, but maybe as a younger adult, that it's okay to things will fall in place. Don't be so stressed out, right? नहीं, मैं stressed out भी नहीं होती थी actually. तो मैं वही सोच रही हूँ कि there was not really something that I regret, but maybe थोड़ा कम आलसी होती मैं in terms of studies तो, but I really think आप studies में आलसी हो के IAS topper बन गई. Now that's a revelation. Oh God, I was so lazy. I remember all my teachers used to say कि अगर ये पढ़ाई करे तो ये बहुत अच्छा करेगी. I think ये सबसे मजेदार रेवलेशन और राज तो यही है कि आप पढ़ाई में आलसी थी और मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ये हजम नहीं कर पाएंगे कि फिर आप IAS टॉपर कैसे बन गई. नहीं, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा आलसी थी. मेरे कॉलेज में तो मेरे हॉस्टल में मेरी फ्रेंड्स ये कहती थी कि इसके जितना अगर सब लोग पढ़ाई करें तो सारी क्लास फेल होगी. तो मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी थी. तो आई थिंक that was because मुझे जल्दी समझ आ जाता था. तो मुझे लगता था ठीक है यार, मतलब मैंने कहा ना मैं उतनी कंपेटिटिव नहीं थी. तो मुझे लगता था सब लोग इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि उन्हें टॉप करना है या उन्हें इतने अच्छे नंबर चाहिए या कुछ. मुझे ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. तो मुझे बस पढ़ाई इसलिए करनी होती थी कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि क्या है. तो आई थिंक मैं उस तरह लाइक आई सेड मैं बहुत कुछ करती थी ना कॉलेज डेज में. तो आई वाज अ मेंबर ऑफ गॉड नोज हाउ मेनी क्लब्स एंड सोसाइटीज एंड उसके अलावा बाकी चीज़ें भी करनी थी मुझे सब. तो आई इनफैक्ट डिड अ लॉट ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स ऑल्सो ऐसी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. आई एम श्योर जब आपके टॉप करने की खबर फैली तो आपकी टीचर्स तो बहुत सरप्राइज हुई होंगी. नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर ये पढ़ेगी तो ये जरूर कर लेगी सब कुछ. तो वो सरप्राइज कोई भी नहीं हुआ. क्योंकि सबको ये था कि see I was never a person who was considered stupid, right? I was always considered the smartest person around. The only problem was कि मैं पढ़ती नहीं थी. मतलब वो है ना कि स्कूल के नंबरों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि कहाँ करना है. लाइक आई सेड इसमें भी मुझे टॉप करने का कोई फर्क नहीं है. मुझे सिर्फ ये है कि भाई मुझे अब IAS का काम करने को मिलता है. तो मैं उतनी कंपेटिटिव कभी थी नहीं, जो कोई मानेगा नहीं क्योंकि सारी जिंदगी मैंने कंपेटिटिव एग्जाम्स दिए हैं. बट सी कंपेटिटिव एग्जाम्स इसलिए दिए हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना. मतलब मैं इंजीनियर कैसे बनती बिना कंपेटिटिव एग्जाम दिए, MBA कैसे करती बिना कंपेटिटिव एग्जाम दिए, सिविल सर्विसेज का जॉब कैसे करती. तो मैंने सारे कंपेटिटिव चीज़ें इसलिए करी हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास कोई और. तो दैट वाज द होल पॉइंट. बट पर्सनली मुझे नंबरों से फ़र्क नहीं पड़ता था. तो आई नेवर really did that. And
मोस्टली अगर आप सोचोगे ना कि टॉपर्स के कभी फ्रेंड्स नहीं होते, बिकॉज वो इतने कंपेटिटिव होते हैं कि वो सबसे कंपटीशन कर रहे होते हैं। और मेरे भर भर के दोस्त हैं, मेरे अपने नर्सरी स्कूल तक के फ्रेंड्स हैं आज भी। तो या सो दैट शुड टेल यू कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी उस तरह से। एंड मैं सबको बताती भी थी जो मुझे आता है। तो आई रियली आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग मे बी, कि थोड़ा सा पढ़ाई भी और कर लेते यार उस टाइम पे। ओके, ये तो बहुत ही मजेदार किस्सा आपसे जानने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे शो इट्स डिफरेंट विद आरजे के का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने भी ये शो देखा सुना है, उन्होंने इससे जरूर बहुत कुछ सीखा होगा, इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आप आलसी हैं तो अब भी समय है, आप एक्शन में आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इरा की कहानी इसी की मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इरा जी, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप एक आइकॉन हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप और बेहतरीन काम करेंगी और अपना जो मिशन है आईएएस बनने के बाद, जो आपने सोशल इम्पैक्ट का बीड़ा उठाया, उसे आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के शो इट्स डिफरेंट विद आरजे के में मेरे साथ इतना ही। लेकिन आपको आज की ये बातचीत कैसी लगी, हमें जरूर दें अपना फीडबैक। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें, अपने जवाब हमें बताएं। अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो वो भी हमारे साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमें यूट्यूब पर अच्छी खबर पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।